ओके, तो हम लोग का अगला टॉपिक है बायस्टेबल मल्टीवेरिएटर। ठीक है, बायस्टेबल मल्टीवेरिएटर दो टाइप का होता है, एक होता है फिक्स्ड बायस बायस्टेबल मल्टीवेरिएटर, दूसरा होता है सेल बायस बायस्टेबल मल्टीवेरिएटर। बायस्टेबल मल्टीवेरिएटर को हम लोग बाइनरी भी बोलते हैं, तो उसको बोल सकते हैं फिक्स्ड बायस बाइनरी और या तो सेल्फ बायस्ड बाइनरी। पहले हम लोग पढ़ते हैं फिक्स्ड बायस बाइनरी। फिक्स्ड बायस बाइनरी में दो बाइसिंग होती है, दो फिक्स बाइसिंग होती है, एक होती है प्लस वीसीसी, एक होती है माइनस वीबीबी। ठीक है, इसमें दो ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर Q1, ट्रांजिस्टर Q2। तो एट अ टाइम ये देखिए ट्रांजिस्टर कैसे कनेक्शन है। ट्रांजिस्टर Q1 का जो आउटपुट है वो ट्रांजिस्टर Q2 के इनपुट से कनेक्टेड है, यानी कि ट्रांजिस्टर Q1 का जो कलेक्टर है वो ट्रांजिस्टर Q2 के बेस से कनेक्टेड है, दिख रहा है ये। और ट्रांजिस्टर Q2 का जो कलेक्टर है वो ट्रांजिस्टर Q1 के बेस से कनेक्टेड है। इस टाइप से ये लोग क्रॉस कनेक्शन में कनेक्टेड रहते हैं। क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है I1, यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है I2, यहाँ का कलेक्टर करंट है IC2 और लेट से यहाँ का करंट है I3 मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहाँ का करंट है I4। सो इस टाइप से कोई कुछ करंट्स इसमें फ्लो हो रहे हैं। एंड स्टार्टिंग में हम लोग देखिए एट अ टाइम इधर ट्रांजिस्टर जो इसका दो स्टेबल स्टेट होगा। क्या क्या स्टेबल स्टेट होगा, या तो Q1 ऑन होगा और Q2 ऑफ होगा, Q1 ऑन होगा या Q2 ऑफ होगा, या फिर Q1 ऑफ होगा Q2 ऑन होगा। तो इसके दो स्टेबल स्टेट हो सकते हैं, एक Q1 ऑन Q2 ऑफ, दूसरा Q1 ऑफ Q2 ऑन। तो कोई भी एक परमानेंट स्टेबल स्टेट में रहेगा ये। अब मान लेते हैं किसी टाइम पे दिस ट्रांजिस्टर बोथ द ट्रांजिस्टर आर वर्किंग इन एक्टिव रीजन। अभी कोई स्टेबल स्टेट नहीं है, कोई ट्रांजिस्टर ऑन नहीं, कोई ट्रांजिस्टर ऑफ नहीं है। कोई एक स्टेबल स्टेट में कैसे जाता है उसको देखना है हमको। किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर Q1 जो रहता है वो एक्टिव रीजन में रहता है, Q2 भी जो रहता है वो एक्टिव रीजन में रहता है, और दोनों का जो रेजिस्टेंस RC है, ये रेजिस्टेंस RC वहाँ से इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होते रहता है। कि दोनों ट्रांजिस्टर एकदम सिमेट्रिकल रहते हैं, ये भी मान लेते हैं हम लोग कि दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर बहुत सिमेट्रिकल रहते हैं, और दोनों का जो रेजिस्टेंस RC है उसमें इक्वल अमाउंट का करंट फ्लो होते रहता है। अब थोड़ा सा मॉल फंक्शन होता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है, और जो करंट I1 है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, करंट I1 की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। करंट I1 की वैल्यू बढ़ती तो देखो यहाँ का वोल्टेज कितना है, ये कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर 1, इसको ना वोल्टेज में नाम दिया VC1। तो ये VC1 की वैल्यू कितनी है, VC1 की वैल्यू हो गई VCC माइनस I1 RC। यहाँ पे आप लूप लगाओ, यहाँ पे ऐसे लूप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे VCC माइनस I1 RC माइनस VC1 इक्वल टू 0, ये लूप लगेगा, वहाँ से VC1 की वैल्यू निकलेगी। तो VC1 की वैल्यू देखो इतनी है। जब I1 की वैल्यू बढ़ेगी, I1 बढ़ा तो VC1 क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, इस इक्वेशन के थ्रू VC1 डिक्रीज़ हुआ तो VC1 किससे कनेक्टेड है, इसके इनपुट से। तो VC1 कम हुआ तो VB2 भी क्या होगा, कम होगा। VC1 के कम होने से VB2 भी कम होगा। VB2 कम होगा तो VB2 किसको फ्लो करा रहा है, IB2 को। तो इनपुट करंट फ्लो होगा, इनपुट वोल्टेज कम हुआ तो इनपुट करंट भी कम होगा, तो IB2 भी कम हो जाएगा। तो IB2 डिक्रीज़ हुआ, IB2 डिक्रीज़ होगा तो IC2 कलेक्टर वोल्टेज भी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि इनपुट करंट है तो ये आउटपुट करंट डिक्रीज़ होगा, इनपुट कम हुआ तो आउटपुट भी कम हो जाएगा। IC2 डिक्रीज़ हुआ दैट मीन्स I2 डिक्रीज़ हुआ। तो I2 क्या है, I2 इज नथिंग बट IC2 प्लस I3, IC2 प्लस I3। देखो ये I2 करंट है, यहाँ से आ रहा है, दो हिस्सों में जा रहा है, एक हिस्सा बन रहा है I3, एक हिस्सा बन रहा है IC2। ठीक है, ये IC2 है, ये I3 है। तो I2 इज इक्वल टू IC2 प्लस I3। तो अगर IC2 कम हुआ तो I2 भी क्या होगा, कम होगा। I2 अगर कम हुआ तो यहाँ पे इक्वेशन लगाओ VCC माइनस दिस, यहाँ का वोल्टेज लेट से VC2 है। ठीक है, इस पॉइंट का, इसके कलेक्टर का वोल्टेज लेट से, ये बहुत ही डार्क हो गया, ये वोल्टेज VC2 है। तो VCC माइनस I2 RC माइनस VC2। ठीक है, VCC माइनस I2 RC माइनस VC2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से VC2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, VCC माइनस I2 RC। दिख रहा है, यहाँ पे KVL लगाएंगे इस पॉइंट पे, तो VCC माइनस I2 RC माइनस VC2 इक्वल टू 0। तो VC2 इज इक्वल टू हो जाएगा VCC माइनस I2 RC। अब I2 कम हुआ, I2 डिक्रीज़ हुआ तो ये VC2 क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। VC2 इंक्रीज़ हुआ तो ये जो बेस करंट वोल्टेज है VB1 वो बढ़ेगा।
ठीक है, ये वोल्टेज बढ़ा यहाँ का, इसका कलेक्टर ट्रांजिस्टर 2 का जो कलेक्टर वोल्टेज है वो बढ़ा, मतलब यहाँ पर का वोल्टेज बढ़ा, तो आपका ये वाला वोल्टेज बढ़ेगा, ये वाला वोल्टेज बढ़ा VB1, मतलब IB1 बढ़ेगा, ट्रांजिस्टर 1 का बेस करंट बढ़ेगा, ट्रांजिस्टर 1 का बेस करंट बढ़ा तो फिर से ये क्या करेगा, IC1 को बढ़ाएगा, दिस करंट IC1 बढ़ा तो अल्टीमेटली फिर क्या बढ़ेगा, I1 बढ़ेगा, IC1 के बढ़ने से I1 बढ़ा, और I1 इंक्रीज़ हुआ फिर से, तो फिर से ये लूप चलेगा, फिर से VC1 कम होगा, VC1 कम होगा तो VB2 कम होगा, VB2 कम हुआ तो IB2, फिर IC2 कम होगा, IC2 से I2 कम हो जाएगा, I2 के कम होने से फिर से VC2 बढ़ेगा, VC2 के बढ़ने से आपका VB1 बढ़ेगा, VB1 के बढ़ने से IB1 बढ़ेगा, और IB1 के बढ़ने से IC1 बढ़ेगा, और ये लूप फिर से कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इस टाइम एक कंडीशन ऐसा आएगा कि IB1 यानी कि I1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी और I2 की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। जब ऐसा होगा कि I2 की वैल्यू बहुत कम हो गया, I1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे I1 यानी कि I1 किसका करंट है, कलेक्टर करंट है ट्रांजिस्टर 1 का, I2 किसका कलेक्टर करंट है, ट्रांजिस्टर 2 का। तो I1 वाला ट्रांजिस्टर यानी कि ट्रांजिस्टर 1 सैचुरेशन में चला जाएगा और I2 वाला ट्रांजिस्टर जो है कट ऑफ में चला जाएगा। ठीक है, तो एक ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, एक ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, और ये इसी मोड में बने रहेंगे। तो एक स्टेबल स्टेट पहुंच गया इसका, ऑन, एक ट्रांजिस्टर ऑन, एक ट्रांजिस्टर ऑफ। फिर से किसी टाइम मेरे को इस स्टेट को चेंज करना है तो एक्सटर्नल कोई ट्रिगर पल्स मेरे को देना पड़ेगा, कोई एक करंट को, आइदर I1 को या तो I2 को फिर से मेरे को बढ़ाना पड़ेगा या तो कम करना पड़ेगा, इधर I1 को कम करूँगा या तो I2 को बढ़ाऊँगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक काम करके मैं स्टेट को फिर से चेंज करूँगा एक्सटर्नल पल्स अप्लाई करके। तो ये होता है हमारा बाइस्टेबल मल्टीवेरिएट।